आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। भावी अध्यापक बंधुओं, लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट, जो आपको टीएचटी, पीएचडी, जीआईसी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से लाभकारी साबित होने वाला है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या में पहला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो आचार्य शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथों में 900 वर्षों के इतिहासों का जो वर्गीकरण किया गया, उसमें आधार था युग की प्रवृत्तियां। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। गोरखनाथ और उनके युग के रचनाकार हैं रांगेय राघव। सिद्ध साहित्य के रचनाकार धर्मवीर भारती। नाथ संप्रदाय के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी और हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीतांबर दत्त बढ़थवाल की रचना है। अगला प्रश्न है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास पुस्तक लिखने वाले हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। परशुराम चतुर्वेदी ने इस पर आधारित कृति है उत्तरी भारत की संत परंपरा। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखने वाले हैं सूर्यकांत शास्त्री जी। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो मिस्र बंधुओं के अनुसार आरंभिक काल की समय सीमा इसमें 700 विक्रमी संवत से 1444 विक्रमी संवत है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया? हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम आदिकाल देने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, दोनों ही लोग हैं। तो इसका विकल्प आपका सी जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वयंभूकृत पौमचर्यु कितने कांडों वाला महाकाव्य है? तो स्वयंभू द्वारा लिखा गया पौमचर्यु जो है यह 5 कांडों का महाकाव्य है। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक अपूर्ण महाकाव्य था जिसको पूरा करने का कार्य उनके पुत्र त्रिभुवन ने किया था और यह राम कथा पर आधारित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या प्राप्त होता है या क्या ज्ञात होता है? तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर है। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई।
अगला प्रश्न है कि संयोगिता किसकी पुत्री थी? तो जयचंद्र की पुत्री संयोगिता थी, जिससे पृथ्वीराज ने गंधर्व विवाह किया था। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व वज्र था। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पद्मावत में उल्लिखित राजा रत्नसेन कहां के राजा थे? तो पद्मावत में जो राजा रत्नसेन हैं वह चित्तौड़गढ़ के हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिकांश विद्वानों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? तो सामान्यतः भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में विभक्त किया गया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, और इन दोनों के अंतर्गत दो दो शाखाएं देखने को मिलती हैं। तो आप भक्ति काल की 4 शाखाएं मान सकते हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओनई घटा परी जग छाहा, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो यह पंक्ति आपकी मलिक मोहम्मद जैसी की पंक्ति है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मलूकदास का जन्म स्थल क्या है? तो लाला सुंदरलाल खत्री के यहाँ 1574 ईस्वी इलाहाबाद में कड़ा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से है। ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी प्रमुख 2 पुस्तकें रतन खान और ज्ञान बोध हैं। और इनकी बड़ी ही चर्चित एक पंक्ति है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संत काव्य के संदर्भ में सही नहीं है? तो संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। इसका विकल्प ए जो है यह सही है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। यह विकल्प इसका सही नहीं है, क्योंकि संत काव्य जो है वह सदुक्कड़ी भाषा पर आधारित है, जिसमें मिश्रित भाषाएं हैं। संत काव्य आत्मानुभूति पर बल देता है, यह भी सही है। और संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं का अंधानुकरण का विरोध है, यह भी सही है। तो बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साधना के 3 आवश्यक तत्व इनमें से हैं, जबकि कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है, इसका आपको चयन करना है। तो इसमें भक्ति, कर्म और ज्ञान, ये 3 चीजें हैं, जबकि मन इसमें डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, यह नहीं है। अगला प्रश्न, जो नर दुख में दुख नहीं माने, किसकी प्रसिद्ध पंक्ति हैं? तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, इन पंक्तियों के रचनाकार गुरु नानक हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनायत एक प्रसिद्ध सूफी शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? तो इनायत आपकी कृपालुता के इसका अर्थ होगा, शाब्दिक अर्थ। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राम कथा उत्पत्ति और विकास नामक समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? राम कथा उत्पत्ति और विकास समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं फादर कामिल बुल्के। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला
अगला प्रश्न है कि राम को काम कहाँ रिपु जीतहि, कौन कबय रिपु जीतो कहाँ। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? तो उत्तर हो जाएगा यह पंक्तियां आचार्य केशव दास की पंक्तियां हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है नगर शोभा किसकी रचना है? तो नगर शोभा कृति के रचनाकार रहीम दास हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय उनके प्रवर्तक संस्थापक के साथ सुमेलित नहीं है? तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका रुद्र संप्रदाय जो है यह विष्णु स्वामी है। स्मार्त संप्रदाय के मध्वाचार्य न होकर के बल्कि शंकराचार्य होंगे, शंकराचार्य। और चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश हैं, यानी बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामानंद के गुरु कौन थे? तो रामानंद के गुरु राघवानंद थे, जबकि रामानुजाचार्य के गुरु कांचीपूर्ण थे। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो रामानंद के राघवानंद हैं, जबकि रामानुजाचार्य के कांचीपूर्ण थे। तो बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर मध्य काल के नामकरण के संबंध में किस लेखक का नाम असंगत है? तो इसका जवाब होगा कला काल कहने वाले हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। तो ये विकल्प ही इसका गलत हो जाएगा। बाकी श्रृंगार काल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, रीत काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और अलंकृत काल नाम देने वाले हैं मिश्र बंधु, जिसमें श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, क्षमा करें, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र थे। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा कवि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें रसनिधि, पजनेश, बृंद, सेनापति ये लोग रीतिबद्ध हैं, जबकि रीति मुक्त कवि हैं घनानंद। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आनंद अरुणोदय किसकी काव्य कृति है? तो आनंद अरुणोदय काव्य कृति के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति से संबंधित निम्नलिखित चर्चित पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विराष्टक तथा कलकासी रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? तो विराष्टक और कलकासी रचनाओं के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, आओ खुली बयार नवगीत के रचनाकार कौन हैं? तो आओ खुली बयार नवगीत के रचनाकार हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस कवि का संबंध तीसरे शतक से है? तो इसमें तीसरे शतक के कवि हैं आपके मदन वात्सायन। ए विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि शिला के पंख चमकीले किस शतक के कवि से संबंधित हैं? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तार शतक। अगला प्रश्न है कि मयंक मंजरी किसका नाटक है? तो मयंक मंजरी नाटक के नाटककार किशोरी लाल गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न है कि राज रानी सीता नाटक के लेखक कौन हैं? तो
तो राज रानी सीता नाटक लिखने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूत की माला और आरती और अंगारे किसकी रचनाएं हैं? सूत की माला, आरती और अंगारे, इन रचनाओं के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, युग चरण के रचनाकार हैं। तो युग चरण कृति के रचनाकार हो जाएंगे इसमें माखनलाल चतुर्वेदी। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिल्लोल किस कवि की रचना है? तो हिल्लोल के रचनाकार हैं शिवमंगल सिंह सुमन। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, स्वरभंग कृति के रचनाकार का नाम क्या है? तो स्वरभंग कृति के रचनाकार हैं प्रभाकर माचवे। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरेश मेहता की नहीं है? तो नरेश मेहता की रचना इसमें महावृक्ष के नीचे। ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का है? तो बालकृष्ण भट्ट का नाटक इसमें हो जाएगा कलिराज की सभा। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास राधा कृष्णदास द्वारा लिखा गया है? तो राधा कृष्णदास द्वारा लिखा गया उपन्यास इसमें हो जाएगा निसहाय हिंदू। बी विकल्प सही। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है और इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण भी किया गया था। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का अतीत नाम से हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित हुआ, जिसके लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। पहला भाग 1959 ईस्वी में और दूसरा 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? चंदन बाला रास के रचनाकार आसगु कवि हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। जबकि स्थूल भद्र रास की रचना जिन धर्म सूर्य ने की थी और रेवंत गिरी रास विजय सेन सूर्य ने की थी और उपदेश रसायन जिनदत्त सूर्य की प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है कि 12 बरिसलों को कुर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो यह पंक्तियां परमाल रासों से अवतरित जगनिक द्वारा लिखी गई हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 45 है राग गोविंद के रचयिता कौन है? तो राग गोविंद लिखने वाली हैं महादेवी वर्मा जी। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरसिंह जी का मायरा राग सोरठ, गीत गोविंद की टीका मलार राग, सत्यभामानुरूषणम, मीरा की गरबी और रुक्मिणी मंगल जैसी रचनाएं मीराबाई ने की। अगला प्रश्न, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न जाना। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसने कही हैं? तो यह काव्य पंक्तियां कबीर दास की हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राघव चेतन इसमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? तो राघव चेतन जायसी की कृति पद्मावत का पात्र है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है।
यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं, तो इसमें राम भक्त कवि की श्रेणी में आएंगे बी विकल्प नाभादास। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्त कथन किसका है? तो सूरदास जी के संबंध में यह प्रशस्त कथन है आपका नाभादास का। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? तो नंददास की वह कृति हो जाएगी इसमें ऑप्शन बी रस मंजरी। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोग हैं लागी कवित बनावत मुई तो मेरे कवित बनावत। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो जवाब हो जाएगा यह काव्य पंक्तियां घनानंद की हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में श्रेष्ठ कहे गए हैं। तो ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में इसमें श्रेष्ठ हैं सेनापति जी। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। सेनापति के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा कि ये बड़े सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया और कवित रत्नाकर तथा काव्य कल्पद्रुम यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय में के वैष्णव हो गए? तो जवाब हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? तो रीति मुक्त की विशेषता इसमें आपकी है स्वच्छंदतावादी। ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्योंकि रीतकाल की विशेषताओं में स्वच्छंदतावादी, आत्म प्रधान और व्यक्तिपरक, सांकेतिक और व्यंजना प्रधान, कल्पना और असाधारण की प्रचुरता, भाव प्रधान अधिक, रूप प्रधान कम है। यह इसकी विशेषताएं हैं रीत मुक्त काव्य की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कवि कौन है? तो इसमें भारतेंदु युगीन कवि हैं बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की व्याकरण दृष्टि के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भारतेंदु युग। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समालोचना दर्श के शीर्षक से एमसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है कि धाराधर धामन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्न में से किस कवि ने किया है? तो जवाब हो जाएगा राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन हैं? तो मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि इसमें हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया, तो इसमें से वह पुस्तक कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा इसका साकेत।
डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को, जो कि इतिहास की दृष्टि से उपेक्षित थी, उसका वर्णन किया गया है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह करने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई हैं? तो यह मधुकलश से ली गई पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन की हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को ही व्यक्त किया, पहला ही कथन इसका त्रुटिपूर्ण है। जबकि छायावादी भावबोध, स्वानुभूति और सौंदर्य प्रदान की कल्पना द्वारा निर्मित हुआ, यह सही कथन है। छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन में परिणत होती चली गई, यह भी सही कथन है। और छायावादी कविता द्विवेदी युगी निरस उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रभावित हुई, यह भी विकल्प इसका सही है। तो यानी ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है, यह कथन सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहने वाले हैं नामवर सिंह महोदय। ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य की रचना की? तो सीता पर खंड काव्य रचना करने वाले हैं भूमिजा नाम से नागार्जुन ने की थी। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन द्वारा लिखा गया भूमिजा खंड काव्य सीता पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। तो प्रगतिवाद की प्रवृत्ति जो है वह सामाजिकता का आग्रह है, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति घृणा तथा जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना है, लेकिन ईश्वर, धर्म और व्यक्तिवाद में आस्था, ऐसा कुछ भी देखने को प्रगतिवाद में नहीं मिलता। तो ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्यायी कोई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा अज्ञेय की किस कविता से उद्धृत हैं? तो यह पंक्तियां अज्ञेय द्वारा लिखे गए कलगी बाजरे से अवतरित पंक्तियां हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबद्ध नहीं रहा? तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका नेमिचंद्र जैन। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेमिचंद्र जैन जी यह प्रयोगवादी कविता से संबंधित हैं, प्रयोगवादी कवि हैं, और इनकी प्रमुख रचना अचानक फिर हम, एकांत आदि हैं। अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो सतपुड़ा के जंगल कृति के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी और खुशबू के शिलालेख, गांधी पंचसती, अंतर्गत नीली रेखा, कालजयी, त्रिकाल संध्या जैसी रचनाएं इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जबकि केदारनाथ अग्रवाल की अगर प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो उसमें युग गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना और मार प्यार की थापें, आत्मगंध जैसी रचनाएं हैं। इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न है कि सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करने वाले हैं 1800 ईस्वी में मार्क्विस वेलेजली। ए विकल्प इसका
राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है? तो आधे अधूरे नाटक में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा जुनेजा करता है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृति का नाम क्या है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृति इसमें हो जाएगी बकरी। डी विकल्प राइट आंसर है। इनका बकरी, लड़ाई और गरीबी, अब गरीबी हटाओ जैसे नाटक प्रसिद्ध नाटक हैं, जबकि शुतुरमुर्ग ज्ञानदेव अग्निहोत्री की रचना है और तिलचट्टा तो आप जानते हैं मुद्रा राक्षस की रचना है, और अंधों का हाथी कृति शरद जोशी की नाट्य रचना है। अगला प्रश्न है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमा मही शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। यह कथन किस उपन्यास से उद्गृत है? तो जवाब हो जाएगा यह बाणभट्ट की आत्मकथा से उद्गृत कथन है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है? तो तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या इसमें हो जाएगी आपकी सांप्रदायिक वैमनस्य। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है चंद हसीनों के खतूत के लेखक कौन हैं? चंद हसीनों के खतूत के लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो बयां का घोंसला उपन्यास लिखा गया है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग्म इसमें अशुद्ध है, उसका आपको चयन करना है। तो इसमें नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का है, महाभोज मन्नू भंडारी की रचना है। तो बी विकल्प ही इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह युग्म अशुद्ध है, जबकि सारा आकाश राजेंद्र यादव और मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की कृति है। अगला प्रश्न है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपयुक्त गद्यांश किस कहानी से उद्गृत है? तो इसका जवाब हो जाएगा उसने कहा था। ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह चंदन शर्मा गुलेरी की कहानी है। जबकि कफन कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है, और रोज कहानी अज्ञे की, जबकि ममता जयशंकर प्रसाद की कृति है। अगला प्रश्न है कि पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले इसमें लेखक हैं यशपाल। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? तो अशोक का फूल निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ था 1948 ईस्वी में। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी नहीं है? तो इसमें रस आखेटक कृति जो है वह विद्यानिवास मिश्र की न होकर कुबेरनाथ राय द्वारा लिखी गई है। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और शिरीष की याद आई, यह तीनों ही कृतियां विद्यानिवास मिश्र की कृतियां हैं। अगला प्रश्न है कि कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? तो कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका के रचनाकार पूरन दास हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? तो इसमें आत्मकथा विधा में जो कृति है वह है क्या भूलूं क्या याद करूं। बी विकल्प इसका
राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद का जीवनी कार्य नहीं है। तो प्रेमचंद की जीवनी इसमें किसने नहीं लिखी है? तो जवाब हो जाएगा हंसराज रहबर इसमें जो हैं वह प्रेमचंद की जीवनी नहीं लिखे हैं, जबकि मदन गोपाल ने कलम का मजदूर नाम से जीवनी लिखी 1964 ईस्वी में। अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से 1962 ईस्वी में। और शिवरानी देवी ने लिखी प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज लिखा गया है। तो नेपाली क्रांति को लेकर के रिपोर्टाज लिखने वाले फणीश्वर नाथ रेणु हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो जवाब हो जाएगा आग की हंसी के लिए बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा हवा में हस्ताक्षर, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किसने किया है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन इसमें बी भरत मुनि ने। अगला प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई में आपका अलंकार हो जाएगा रूपक, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो इसमें ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है इसका आपको चयन करना है। तो आप जानते हैं कि ल इसमें जो है वह ऊष्म व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न, यह अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला, मैंने पत्र लिखा में पत्र कौन सा कारक है? तो मैंने पत्र लिखा में पत्र कर्म कारक होगा, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कविश्वर शब्द का सटीक संधि विच्छेद क्या होगा? तो कविश्वर शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा कवि धन ईश धन वर कविश्वर, ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है, ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो पांडव शब्द में आपका तद्धति प्रत्यय है, बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगने वाला जो प्रत्यय होता है वह तद्धति प्रत्यय होता है, और पांडव शब्द में अप्रत्यय जोड़ने से पांडव बना है। अगला, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें तत्सम शब्द आपका हो जाएगा गोत्र, ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राजीव शब्द का पर्याय है, तो राजीव कमल का पर्याय है और ताम्रस इसमें सही विकल्प हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न, जबकि पारद आपका क्या है? पारा का पर्यायवाची होता है, और रसाल आम का पर्यायवाची होता है, कुमुद चांदनी का पर्यायवाची होता है। अगला, निम्नलिखित में से एक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है, तो डी विकल्प इसमें राइट आंसर हो जाएगा, निरपराधिनी। अगला, मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसका अर्थ क्या होगा? तो जबरदस्ती गले पड़ना किसी के, सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि जिसके माध्यम से राज्य कार्य होता है, कचहरियों का काम, सरकारी आदेश, सूचनाएं तथा विज्ञापन, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश में शासकीय स्तर पर पत्र व्यवहार हो, वह कौन सी भाषा होती है? तो जवाब हो जाएगा
वह राजभाषा होती है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा ऋतु संहार। डी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सज्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा सत धन जन सज्जन। व्यंजन संधि का उदाहरण है। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।